अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है जॉसेफ हाशमी और ये है होंडा सिविक रिबॉर्न 2009 मॉडल। ये होंडा सिविक की 8th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2005 में लॉन्च की गई थी और पाकिस्तान में इस गाड़ी को 2006 में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। ये गाड़ी पाकिस्तान में 2006 से 2012 तक आई है और इसका कोड नेम है FT1। इस गाड़ी में टोटल 4 वेरिएंट्स आते रहे हैं: VTI मैनुअल, VTI ओरियल, VTI ओरियल प्रोस्मेटिक और VTI प्रोस्मेटिक। VTI ओरियल प्रोस्मेटिक इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वर्जन होता है जो कि ये कार है। इसमें सनरूफ भी आती है और ये गाड़ी ऑटोमेटिक भी है। 2010 से ऑनवर्ड्स इसमें स्क्रीन आने लग गई थी। ये इस गाड़ी का 2009 मॉडल है और 9 मॉडल में इस गाड़ी के अंदर 6 डिस्क इंजन आता था। ये गाड़ी जब 2006 में लॉन्च की गई थी तो इसकी प्राइस 13 लाख बेसिक से लेके 15 लाख टॉप ऑफ लाइन तक थी। इस गाड़ी की इनवॉइस 2009 में तकरीबन 17.5 लाख रुपए थी और ये गाड़ी 18 लाख 19 लाख के करीब ही बंद हुई है। अब ये गाड़ी आपको मार्केट में इसी रेट पे मिल जाती है। अगर रिबॉर्न बहुत साफ हो तो वो गाड़ी 18-20 के बीच में वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन मॉडल एंड कंडीशन। ये गाड़ी जब 2006 में लॉन्च की गई थी तो ये होंडा के लिए कंप्लीट ब्रेक थ्रू थी, इस तरह से कि इसकी लुक्स, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे थे। 2022 में भी ये गाड़ी कोई खास पुरानी नहीं लगती और अभी भी ये अच्छी खासी कार्स के साथ कम्पीट कर सकती है परफॉर्मेंस के लिहाज से। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। सिविक रिबॉर्न अपने टाइम के लिहाज से काफ़ी नेक्स्ट लेवल डिज़ाइन की गई थी और ये गाड़ी इवन 2022 में भी कहीं से कोई खास ऑब्सोलीट नहीं लगती। इस गाड़ी का फ्रंट लुक मेरी ओपिनियन में काफ़ी स्पोर्टी सा है। अगर बात की जाए इसके बोनेट की तो ये कंपैरेटिवली नॉर्मली कार से थोड़ा छोटा है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की विंड स्क्रीन तो काफ़ी बड़ी है, प्लस इस गाड़ी का डैशबोर्ड वाला एरिया भी काफ़ी मैसिव है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा इस रिव्यू के अंदर। इस गाड़ी में क्रिस्टल लाइट्स दे दी गई थी। हेडलाइट इस गाड़ी की 2 पॉइंट्स के साथ आती है, लो और हाई के लिए अलग अलग, और इसमें इंडिकेटर और पार्किंग भी हेडलाइट के अंदर ही माउंटेड है। प्लस ये इस गाड़ी का क्योंकि टॉप ऑफ लाइन वर्जन है VTI ओरियल प्रोस्मेटिक, तो इसमें फॉग लैंप भी कम से स्टैंडर्ड आते हैं। प्लस इस गाड़ी के साइड मिरर भी डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू बेसिक वेरिएंट। बाकी फ्रंट पे इसके कोई खास क्रोम वगैरह यूज़ नहीं किया गया। सेंटर में इसके सिर्फ एक ही क्रोम की फ्रिल आती है ये वाली। बाकी बम्पर इसका फुल ब्लैक है। इसमें कि नीचे स्पॉइलर लगा हुआ है, ये आफ्टर मार्केट है, लेकिन इस गाड़ी की ओवरऑल फ्रंट लुक वैसे भी काफ़ी अच्छी है। इसमें कट्स एंड कर्व्स काफ़ी मज़ेदार यूज़ किए गए हैं। इसके फ्रंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स दी गई हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी काफ़ी डिसेंट सी है। इसमें यहाँ पे कोई खास करेक्टर लाइन्स यूज़ नहीं की गई। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइड मिरर की तो ये काफ़ी फीचर रिच हैं, इस तरह से कि ये रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी, और इनमें इंडिकेटर भी आता है। यहाँ पे भी एक डिफरेंस है इस गाड़ी के वेरिएंट्स में। ये इस गाड़ी का ओरियल वेरिएंट है तो इसमें इंडिकेटर साइड मिरर में आता है। जो इस गाड़ी के बेसिक वेरिएंट होते हैं यानी नॉन ओरियल, उनमें इंडिकेटर फ्रंट में आते हैं और उसका साइड मिरर सिंपल सा होता है। बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं है। इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक वाला फीचर नहीं आता था। इसकी की रिमोट वाली आती है, लेकिन इसमें कीलेस एंट्री वाला सिस्टम नहीं था। बाकी इसके डोर हैंडल वगैरह भी नॉर्मल हैं, इनमें कोई क्रोम वगैरह नहीं आता। इसके साइड पे कटर लाइन्स वगैरह कोई खास नहीं दी गई। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये भी काफ़ी मज़ेदार है, इस तरह से कि एक तो ये काफ़ी मैसिव है, ये गाड़ी काफ़ी हैवी लुक देती है बैक से, और इसकी टेल लाइट भी क्रिस्टल वाली आती हैं और इनमें खाली पोर्शंस भी ना होने के बराबर हैं, जैसे कि रिवर्स में काफ़ी ज़रा थे रेयर फॉग के। इसमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं ब्रेक के लिए और इंडिकेटर और रिवर्स भी इसका टेल लाइट के अंदर ही माउंटेड है। और उसके अलावा रिबॉर्न में जो एक चीज़ काफ़ी डिफरेंट थी अपने टाइम के लिहाज से वो है इसकी एग्जॉस्ट टिप्स। इस गाड़ी में डुअल एग्जॉस्ट टिप दी गई थी जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी मज़ेदार चीज़ है और उस टाइम पे काफ़ी इन थी। बाकी बैक पे इसकी ये सिविक प्रोस्पेटिक की बैजिंग दी गई है क्योंकि इस गाड़ी का ऑब्वियसली टॉप ऑफ लाइन वर्जन है, और साथ ही VTI ओरियल, और इसमें 1.8 IVTEC की बैजिंग भी दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये गाड़ी 1800 सीसी है। बाकी इसके ट्रंक के कट्स वगैरह काफ़ी मज़ेदार हैं, लेकिन इसके ट्रंक का साइज़ जो है ये भी यूजुअल कार से थोड़ा छोटा है देखने में। इसकी बाहर से एक्सटीरियर की लुक इतनी कोई बड़ी नहीं आती, लेकिन ये कार साइज़ में फुल है। इसकी ट्रंक की लुक थोड़ी छोटी आती है, इसी तरह बोनट की लुक भी थोड़ी छोटी दी गई है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसके केबिन के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दी गई हैं। जैसे कि इसका डैशबोर्ड काफ़ी मैसिव आता है और इसके बैक पे ट्रंक वाला एरिया जो ये वाला है ये भी केबिन के अंदर बहुत ज़्यादा है। ट्रंक अनलॉक करने के लिए इसमें यहाँ पे की होल दिया गया है, इस पर कोई सॉफ्ट अनलॉक वाला फीचर नहीं है। इसकी ट्रंक भी अंदर से खाली है, इसमें कोई पैडिंग वगैरह नहीं दी गई, जो कि मेरे ख्याल से आती तो अच्छी बात थी। बाकी इसका स्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है देखने में। रिबॉर्न एक वाहिद ऐसी गाड़ी है जिस पे होंडा ने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है और इसमें क्वालिटी के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया था। इसमें क्वालिटी हर जगह पे आपको काफ़ी नज़र आती है, बेशक वो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर। इसके नीचे देखिए लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें टूल किट भी प्रॉपर ये एक गत्ते के अंदर आती है, जबकि टोयोटा के अंदर ये ऐसी साइड पे लगी हुई होती है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो रिबॉर्न के एक्सटीरियर की तरह इस गाड़ी का इंटीरियर भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल है, इस तरह से कि इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि 2005-06 में कोई कार ऑफर नहीं करती थी। प्लस इस गाड़ी में ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि अभी भी बहुत सारी कार से बहुत बेहतर हैं। सिविक रिबॉर्न में पहली बार डुअल डैश यूज़ किया गया था। इसमें डैशबोर्ड के 2 लेवल्स हैं, एक ही RPM वाला और फिर एक स्पीडोमीटर वाला।
आरपीएम एक अलग लेवल पे है। यूजुअली कार्स में यहाँ पे मीटर आता होता है, इसमें यहाँ पे आरपीएम दिया गया है और स्पीडोमीटर इसका ऊपर दिया गया है और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर बात की जाए आरपीएम की तो ये काफ़ी हाई डेफिनेशन है। इसमें साथ नीचे स्क्रीन दी गई है जो कि आपको इस गाड़ी की ट्रिप्स शो करवाती है और ओडोमीटर। ट्रिप्स को रीसेट और सेट करने के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर डेडिकेटेड बटन दिया गया है, लेकिन ये स्क्रीन सिर्फ आपको ट्रिप्स और इस गाड़ी का ओडोमीटर शो करवाती है। इसमें कोई एरोज वगैरह शो नहीं होती, जो कि मेरे ख्याल से होती तो अच्छी बात थी। ये इस गाड़ी के जैपनीज वर्जन के अंदर शो होती है। बाकी साथ यहाँ पे ये इसका गियर इंडिकेटर दिया गया है क्योंकि ऑब्वियसली ये ऑटोमेटिक कार है। और अगर बात की स्पीडोमीटर की तो ये एक अलग लेवल पे है। आरपीएम यहाँ नीचे दिया गया है और स्पीडोमीटर ये ऊपर, और ये आपको स्पीड डिजिटल फॉर्मेट में शो करवाता है इन किलोमीटर पर आवर। साथ फ्यूल गेज दिया गया है और टेम्परेचर गेज। सिविक रिबर्थ में भी डुअल डैश आया है। बाकी इस गाड़ी का डैशबोर्ड साइज में काफ़ी ह्यूज है। इसका अगर आप यहाँ फ्रंट से देखें तो ये पीछे तक एक अच्छा खासा एरिया है, तकरीबन 2 फुट का, 2-2.5 फुट का। डैशबोर्ड में इस गाड़ी के बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स दी गई हैं और इसके कॉर्नर्स में ये ट्वीटर्स दिए गए हैं। प्लस इस गाड़ी में क्वार्टर ग्लास भी आते हैं और क्वार्टर ग्लास का एक फ़ायदा है वो ये है कि इसका आपका विजन थोड़ा बेहतर हो जाता है। इसके जो पिलर्स हैं ये काफ़ी मोटे हैं, अगर आप गाड़ी को टर्न करे हो तो ये आपका विजन काफ़ी हद तक ब्लॉक करते हैं। रिबॉर्ड में एक ये फॉल्ट है थोड़ा बहुत, तो खैर इसमें आप ये क्वार्टर ग्लास दिए गए हैं और क्वार्टर ग्लास के अंदर भी इसमें प्रॉपर हीटर्स दिए गए हैं। तो नाइस अटेंशन टू डिटेल होंडा। एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 2 आते हैं, एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। और इसके अलावा इस गाड़ी के एयरबैग की रिकॉल भी आई थी। 2006 से लेकर 12 तक की जितनी वीडीआई ओरियल प्रोस्मेटिक सिविक हैं इन सब की होंडा ने रिकॉल दी थी, अकॉर्ड की, सिविक बॉन्ड की और सीआरवी की। तो अगर आपने एयरबैग अपने चेंज नहीं करवाए हुए तो आप जाके एयरबैग चेंज करवा सकते हैं होंडा से फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी वजह यह है कि एयरबैग में कुछ फॉल्ट आए थे तो होंडा ने वर्ल्ड वाइड इसकी रिकॉल दी थी और आप फ्री में जाके चेंज करवा सकते हैं। खैर स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का मेरे ख्याल से काफ़ी मज़ेदार है। अगर बात की जाए स्टीयरिंग के कंट्रोल्स की तो ये इस गाड़ी का क्योंकि ओरियल वर्जन है तो इसके हेडलाइट के स्टॉक के ऊपर फॉग का कंट्रोल भी आता है। इस गाड़ी का जो छोटा वर्जन होता है उसमें फॉग नहीं आती और उसमें यहाँ पे कंट्रोल नहीं दिया गया होता। इसके डैशबोर्ड के सेंटर में जो मल्टीमीडिया पैनल लगा हुआ है ये आफ्टर मार्केट है और एंड्रॉयड है। इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं, अगर आप ये लेके लगवाएं तो आपको इसका यूज़ करने का मज़ा आएगा, लेकिन साउंड क्वालिटी के लिहाज से इसका जो जेन्युइन मल्टीमीडिया प्लेयर है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। 2010 से ऑनवर्ड्स जो कार आई थी उसमें मल्टीमीडिया पैनल स्क्रीन वाला आता था। जो ये कार है 2009 मॉडल, ये टॉप ऑफ लाइन है, बट स्टिल इसमें मल्टीमीडिया पैनल 6 डिस्क चेंजर वाला आता था और इसमें बटन्स होते थे। ये इसमें आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, इसकी कॉस्ट 15-20 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं है। आप अगर ये लगवा लें तो उसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं, जैसे कि इसमें यूएसबी भी लग जाती है, फिर बाकी ऑक्स, ब्लूटूथ, नेविगेशन, एंड्रॉयड पैनल है तो इसमें ये क्रोम वगैरह भी आता है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो लगवाना चाहें। उससे नीचे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी का सिंगल ही जोन है और ये मैनुअल है, इसमें ऑटो वाला फीचर नहीं आता। इसके जो जैपनीज़ वेरिएंट होते हैं उनमें क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक भी आता होता है, इसका भी मिल जाता है आफ्टर मार्केट, आप लेके यहाँ पे लगवा सकते हैं। बटन इस गाड़ी की काफ़ी हाई क्वालिटी हैं, इवन 13 साल बाद भी इनमें ज़रा सी भी लूजिंग नहीं आई, जो जैसे कि आप देख सकते हैं। उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का एक सन ग्लास होल्डर दिया गया है, यहाँ पे आपके सन ग्लास प्रॉपर फिट आते हैं और उसके साथ एक सर्कुलेटर दिया गया है और उसमें ड्रॉर्स काफ़ी सारी दी हुई हैं। एक यहाँ पे प्रॉपर ड्रॉर दी गई है जो कि काफ़ी स्पेशियस है। उससे पीछे इस गाड़ी का गेयर दिया गया है जो कि अगेन काफ़ी स्लीक सा है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND D3, 2 और 1। इसमें ट्रांसमिशन प्रोस्मेटिक आती है, यानी कि प्रोग्रेसिव शिफ्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, और ये इसमें CVT वगैरह नहीं है। ये गाड़ी परफॉर्मेंस के लिहाज से तो बहुत नेक्स्ट लेवल है, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी इस गाड़ी की उतनी ही ख़राब है, जिसके बारे में आगे बात करूँगा अभी। इसकी हैंड ब्रेक यहाँ पे दी गई है। हैंड ब्रेक इस गाड़ी की काफ़ी मज़ेदार है, इस तरह से कि ये यूं एंगेज होती है और उसकी फील भी अच्छी है। प्लस इसकी लोकेशन क्योंकि यहाँ पे है तो इस गाड़ी का ये वाला सारा एरिया खाली है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। इसमें बहुत बड़ी ड्रॉर दी गई है यहाँ पे, जिसको आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं जो कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो इनको भी आप फ़ौरन फोल्ड कर सकते हैं। और ये प्रॉपर एक यहाँ पे काफ़ी बड़ी सारी ड्रॉर दी गई है। इसके अंदर भी रबड़ की लिड दी गई है जो कि आप निकाल सकते हैं, बाहर उसको साफ़ कर सकते हैं। तो होंडा ने डिटेल पे काफ़ी वर्क किया था इस गाड़ी के अंदर। साथ ही यहाँ पे कॉइन होल्डर दिया गया है और उससे पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है। इसका हुड जो है ये भी स्लाइडिंग है, जो कि अगेन अपने टाइम के लिहाज से एक काफ़ी नेक्स्ट लेवल चीज़ है। इसको आप स्लाइड करके आगे पीछे कर सकते हैं लाइक दिस। और ये इस गाड़ी के सेंटर कंसोल की कैपेसिटी जो कि अगेन हर सिविक की तरह काफ़ी स्पेशियस है। आप यहाँ पे प्रॉपर एयर फ्रेशनर, हेयर ब्रश वगैरह रख सकते हैं। अगर बात की जाए सीट्स की तो सीट्स रिबॉन में फैब्रिक की फिनिश में ही आई है। ये इस गाड़ी का 2009 मॉडल है, बट स्टिल अभी तक इस गाड़ी की सीट्स प्रॉपर अपनी अच्छी कंडीशन में है। इवन इसके फैब्रिक का जो टेक्सचर है ये तक नहीं लूज़ हुआ। साइड स्पेस के नाइट का पैटर्न दिया गया है और रिबॉन में सिर्फ फैब्रिक सीट्स ही ऑफ रही हैं। इसी तरह इसके डोर्स में भी फैब्रिक दिया गया है।
इसकी पैडिंग वगैरह अच्छी है। अभी तक इसकी जो डोर्स की पैडिंग है, सीट्स की पैडिंग है, ये अपनी कंडीशन में है और ये काफ़ी सॉफ्ट है। इसी तरह डोर पैनल भी इस गाड़ी के काफ़ी मज़ेदार हैं, ये साइज़ में भी काफ़ी ह्यूज हैं और इसके डोर हैंडल जो हैं ये एक अनकन्वेंशनल सी शेप के अंदर है। आप इसके अंदर फिंगर इंसर्ट करके इसको खोलते हैं। बाकी डोर्स में ये स्टोरेज पॉकेट आती है छोटी सी, जहाँ पे आप की वगैरह रख सकते हैं और नीचे एक और ये स्टोरेज पॉकेट दी गई है काफ़ी बड़ी सारी। स्पीकर इस गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 2 डोर्स में, 2 बैक पर और 2 ट्वीटर्स। विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर साइड पर दिए गए हैं। इसमें सिर्फ ड्राइवर की विंडोज़ ऑटोमेटिक है, यानी सिंगल टैप वाली। सिविक के अंदर जो कुछ चीज़ें अच्छी हैं वो ये है कि आप अगर इस गाड़ी की इवन की भी निकाल दें तब भी इस गाड़ी की विंडोज़ ऑपरेट होती हैं लाइक दिस। और ड्राइवर की विंडोज़ गाड़ी में सिंगल टैप वाली है, आप सिंगल टैप से इसको फुली रोल डाउन और रोल अप कर सकते हैं। ये विंडोज़ तब तक ऑपरेशनल रहेंगी जब तक भी दरवाज़ा नहीं खुलता है इस गाड़ी का। अगर मैं एक दफ़ा दरवाज़ा खोल दूंगा तो अब ये विंडोज़ ऑपरेट नहीं करेंगी। अगर मैं स्विच को ऑन करके एक दफ़ा ऑफ करता हूँ तो इसकी विंडोज़ अगेन एक्टिवेट हो जाती हैं और ये तब तक ऑन रहेंगी जब तक दरवाज़ा नहीं खुलता। बेशक 1 घंटा आप गाड़ी में बैठे रहें, ये विंडोज़ ऑन ही रहेंगी पूरी गाड़ी की। अब मैंने की निकाल ली है बट स्टिल ये ऑपरेशनल है। प्लस इस गाड़ी की सनरूफ भी चाबी निकाले हुए भी खुल जाएगी लाइक दिस। इसी तरह इस गाड़ी में सनरूफ भी आती है ओरियल वर्जन में, जो कि अगेन इस गाड़ी का काफ़ी प्लस पॉइंट है। जब ये गाड़ी लॉन्च की गई थी 2006-7 में, तब कोई भी कार सनरूफ ऑफर नहीं कर रही थी। क्रोला वगैरह अगर देखा जाए तो इसका मेन कॉम्पिटिशन क्रोला थी, तो वो गाड़ी सनरूफ ऑफर नहीं करती थी। इसमें सनरूफ आती है तो ये इस गाड़ी का काफ़ी प्लस पॉइंट था। इसको आप अप पोजीशन में भी रख सकते हैं यहाँ से लाइक दिस। इस गाड़ी में साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं, आप इनको गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। और आप यहाँ से इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसको अगर मैं आर पे करूँगा तो अब इसका राइट वाला मिरर एंगेज हो गया है और अब मैं इसको यहाँ से बैठे हुए ही एडजस्ट कर सकता हूँ लाइक दिस। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आता है, लाइट इन दोनों में नहीं आती। और उसके अलावा रिबॉन में ये ऊपर ब्लू वाला एरिया दिया गया है विंडशील्ड के अंदर, और इसका पर्पस ये है कि ज़्यादा सनशेड काम करता है, यहाँ से आपको धूप नहीं आती। ये यूजुअली टॉप ऑफ एंड कार्स के अंदर आता होता है, जैसे कि क्रोला में भी सिर्फ ग्रैंडी में आता है। रिबॉन में जो एक और चीज़ अच्छी है वो ये है कि इसका स्टीयरिंग व्हील टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल है। आप इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है अपने टाइम के लिहाज से। और इसकी सीट्स में भी हाइड्रोलिक आता है, आप इस गाड़ी की सीट को आगे पीछे भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। इसका लेग रूम और हेड रूम हर सिविक की तरह ही है। क्रोला से कंपैरेटिवली सिविक थोड़ी तंग होती है बैक पे। इस गाड़ी में लेग रूम पूरा है, हेड रूम भी इसके अंदर सफिशिएंट है। अगर मेरे से लंबा बंदा कोई यहाँ बैठेगा तो उसको थोड़ा इशू हो सकता है बोथ लेग रूम और हेड रूम का। ये इस गाड़ी का क्योंकि ओरियल वर्जन है तो इसमें सनरूफ आती है और सनरूफ छत के अंदर फोल्ड होती है, तो इसकी छत जो है वो यहाँ से थोड़ा नीचे है। इसमें एक कर्व है, जो इसके नॉन ओरियल वेरिएंट्स होते हैं उनमें सनरूफ नहीं आती है और उसकी छत बिल्कुल नॉर्मल होती है, तो उसमें हेडरूम कंपैरेटिवली इस गाड़ी से थोड़ा ज़्यादा होता है। बाकी बैक पे यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं क्योंकि इस गाड़ी में फ्लोर बेड फ्लैट आता है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। सिविक की 8th और 9th दोनों जनरेशन में फ्लोर बेड फ्लैट आया है, जबकि सिविक की 10th जनरेशन में और फिर 11th जनरेशन में भी अब फ्लोर बेड में हम्प आता है, तो वो मेरे ख्याल से बैक पे बैठने वाले लोगों को तंग करता है। बाकी बैक पे इसमें कोई एयर वेंट्स और चार्जिंग आउटलेट नहीं आते, जो कि उस टाइम पे थे भी नहीं, लेकिन इस गाड़ी में एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है जो कि मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है, और वो ये रीडिंग लाइट्स हैं। इसमें यहाँ पे रीडिंग लाइट्स दी गई हैं ड्राइवर पैसेंजर दोनों के पास, और इसमें एक यहाँ पे भी कैमरा लाइट आती है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी बैक पे यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। सेंटर में ये सेंटर को सोल दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और इसमें 2 कप होल्डर्स भी आते हैं। बाकी बैक पे यहाँ पे 2 हेडरेस्ट आते हैं। पैसेंजर की सीट के पीछे एक यहाँ पे 3 kg का हैंगर दिया गया है, आप यहाँ पे अपना कोई पर्स या बैग वगैरह ये शॉपर भी हैंग कर सकते हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो रिबॉन में R18 इंजन आता है। ये इंजन 1800 cc है और रिबॉन से आना शुरू हुआ था, और ये फिर सिविक रिबर्थ और सिविक एक्स में भी आया है 1.8। ये इंजन काफ़ी सफिशिएंट है बॉडी साइज़ के लिहाज से, और उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। ये गाड़ी सिविक की 9th जनरेशन और 10th जनरेशन दोनों से ज़्यादा भागती है, और उसकी वजह यह है कि एक तो इसका वेट कंपैरेटिवली उन गाड़ियों से कम है, प्लस फ्यूल एवरेज रिबॉन के अंदर होंडा का कोई खास फोकस थी नहीं, जिसकी वजह से होंडा ने परफॉर्मेंस पे काफ़ी फोकस किया है, और ये गाड़ी भागने के लिहाज से काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। ये गाड़ी 140 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है एंड 163 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि काफ़ी अच्छे फिगर्स हैं, लेकिन उसकी एक डाउन साइड है, और डाउन साइड ये है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कोई खास नहीं है। ये गाड़ी आपको डिपेंड करता है कि आप किस स्पीड पर चलाते हैं, उस लिहाज से फ्यूल एफिशिएंसी देती है। ये गाड़ी अगर आप शहर में चलाएं लाइक बिल्कुल सिटी के अंदर, तो ये गाड़ी आपको 8 तक की एवरेज देगी, जो ये काफ़ी बुरी है, लेकिन परफॉर्मेंस भी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसको थोड़ा लॉन्ग पे चलाएं, जैसे कि अगर ये गाड़ी आप इस्लामाबाद में हाईवेज़ पे यूज़ करें,
तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 10 तक की एवरेज दे देती है विद इन सिटी। अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाएँ तो ये गाड़ी बिल्कुल एक अलग कार हो जाती है। लॉन्ग पर ये गाड़ी मोटरवेज पर तकरीबन 14-15 की एवरेज भी देती है आराम से, जो ये काफ़ी अच्छी है इस इंजन के लिहाज से। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस गाड़ी को हाई स्पीड पर चलाएंगे 100-120 के बीच में, तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आएगी, फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर आप इसको 30-40 के बीच में चलाते हैं और इसके गियर्स चेंज होते रहते हैं बार बार, तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फ्यूल लेती है। बाकी ट्रांसमिशन इस गाड़ी में प्रोस्मेटिक आती है, जो कि सिंपल ऑटोमेटिक है, CVT नहीं है। CVT ट्रांसमिशन इसमें सिविक एक्स में आई थी, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी लो हो गई थी। इस गाड़ी की जो एक डाउन साइड है वो ये है कि इसमें स्टीयरिंग व्हील आता तो पावर है, लेकिन ये हाइड्रोलिक है। इसका एक फ़ायदा है वो ये है कि इसकी फील काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू EPS। लेकिन EPS में मेंटेनेंस वाले इशूज़ नहीं होते। इसका आपको एक तो ऑयल मेंटेन करना पड़ता है, दूसरा ये कि ये लीक भी हो जाता है। कुछ कार्स में लीक होता है, तो आपको लेने से पहले इसको भी काफ़ी हद तक कंसिडर करना पड़ता है कि ये भी ठीक हो, वरना इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है रिपेयर की, और रिपेयर ही होता भी नहीं है सही से। बाकी हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग मेरे ख्याल से एक अजीब चीज़ है। ये गाड़ी 9 मॉडल है और 9 मॉडल में Corolla ने EPS देना शुरू कर दिया था। इसमें 12 तक यही स्टीयरिंग आया है हाइड्रोलिक वाला। रिबॉन में जो टायर साइज़ दिया गया है यह है 195, 65 और 15। रिबॉन के ओरियल और ओरियल प्रोस्मेटिक वर्जन के अंदर अलॉय रिम आते हैं, जबकि इसका VTI और VTI प्रोस्मेटिक वर्जन के अंदर स्टील रिम आते हैं विद व्हील कैप्स। ये क्योंकि इसका एक टॉप ऑफ लाइन वर्जन है तो इसमें अलॉय रिम दिए गए हैं और इसकी लुक मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है। फिलहाल इस गाड़ी में मिशेलिन का टायर लगा हुआ है। इनिशियली जब ये कार लॉन्च की गई थी तो इसमें टायर जनरल के आते थे। और रिबॉन में जो चीज़ अच्छी है वो ये है कि इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, यानी 4 टायरों में डिस्क ब्रेक दी गई है, प्लस इसमें ABS भी आती है। इसके बड़े वेरिएंट के अंदर यानी VTI और प्रोस्मेटिक के अंदर की इस तरह की आती है, जैसे कि अब सिटी में आ रही है, इसमें रिमोट पे लॉक अनलॉक दिया गया है। जो इस गाड़ी का छोटा वेरिएंट होता है उसमें की सिंपल आती है, उसमें ये बटन वाला फीचर नहीं आता। फ्यूल टैंक इस गाड़ी में 55 लीटर का आता है, जो कि अगर आप विद इन सिटी चलाएं तो ये आपको तकरीबन 550 तक की रेंज प्रोवाइड करेगा, और अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाएं तो ये 700 किलोमीटर तक भी चल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। रिबॉन ने लॉन्च होते साथ ही पाकिस्तान में अपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वैल्यू बनाई थी। इस गाड़ी के फैंस अभी भी इस गाड़ी को उसी तरह देखते हैं जैसे डे 1 पे देखते थे। खैर, ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं या वो लोग जिनके पास ये गाड़ी ऑलरेडी है वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।